सभी बंधुओं को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। हमने जो है 1 से लेकर 5 तक का सेट जो है अपलोड कर दिया है और आज अपलोड करेंगे 6वें पार्ट का 4th पार्ट यानी लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 76 से पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 100 तक। और जो 6वें पार्ट के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट, वो भी अपलोड कर दिया हूँ। जाइए देखिए, सीखिए, एंजॉय करिए और अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म करिए। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसव के बाद 2-3 दिन तक जो पीला गाढ़ा तरल पदार्थ स्तन से स्रावित होता है वह है। ठीक है, प्रसव के बाद जो 2-3 दिन तक पीला गाढ़ा तरल पदार्थ आता है वो स्रावित होता है। आसान क्वेश्चन है क्योंकि कई बार जो है बता चुका हूँ। 76 का क्या होगा, ये डी होगा, खीस या कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं, खीस या कोलेस्ट्रम। ठीक है ना। प्रसव के बाद 2-3 दिन तक जो पीला गाढ़ा तरल पदार्थ आता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कि स्तन से जो तरल पदार्थ स्रावित होता है 2-3 दिन तक, उसे कहते हैं खीस या कोलेस्ट्रम। ये बच्चों के पाचन तंत्र को विकास करने के लिए और उनके जो है प्रतिरक्षा क्षमता को विकास करने के लिए बड़ा ही ज़रूरी होता है। चलिए 76 पे आते हैं, 77 पे आते हैं। गर्भावस्था में लौह की कमी से होता है। ठीक है, लौह की कमी से क्या होता है, तो 77 की से ए, गर्भावस्था में लौह की कमी से गर्भपात हो जाता है। ठीक है, तो गर्भावस्था में लौह की कमी से क्या होता है, गर्भपात होता है। गर्भधारण के पश्चात स्त्री द्वारा ही शिशु का पोषण किया जाता है। ठीक है, देखिए अगर लौह से क्या बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन से क्या होता है, हीमोग्लोबिन ब्लड का मेन पार्ट होता है। अगर उसकी कमी होती है तो कहा जाता है कि ब्लड कम है। जब ब्लड कम होगा तो बच्चे का पोषण जो है सही से नहीं हो पाता है और गर्भ जो है उसको जो है सर्वाइव करना यानी उसको जिंदा रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो है क्या होता है, गर्भपात हो जाता है। ठीक है, चलिए 78 पे आते हैं। मासिक चक्र का समय कहलाता है। ठीक है, मासिक चक्र का समय क्या कहलाता है, रजो दर्शन। मासिक चक्र का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं। जब लड़कियों का शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है अर्थात पूर्णता युवा हो जाती हैं, तब उनके योनि मार्ग से रक्त स्राव होना प्रारंभ होता है। उसे रजोधर्म या मासिक धर्म कहते हैं। मासिक धर्म प्रारंभ होने के का अर्थ यह है कि किस स्त्री की प्रजनन इंद्रियां पूर्णतः विकसित हो गई हैं। ठीक है, मतलब मासिक धर्म आने से क्या मतलब है कि किसी जो है स्त्री की प्रजनन इंद्रिया मतलब कि पूर्णतः विकसित हो गई हैं, अब जो है माँ बनने के वो लायक हो गई है। ठीक है, परिपक्व अंडाणु का निषेचन हो जाने पर जब गर्भ ठहर जाता है तब मासिक धर्म का चक्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए सभी बहनों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। एकदम आसान भाषा में समझाते हैं। अगर थोड़ा स्पीड तेज हो जाती है तो थोड़ा धीरे करके सुन लीजिए, लेकिन नहीं दोबारा सुन लीजिए वीडियो को, कम से कम 2 बार तो सुनिए है। ठीक है, अभी तक तो आसान क्वेश्चन थे। शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों में सर्वप्रथम जो पदार्थ निकलता है वह कहलाता है। फिर ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है, क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है। कि जो 2-3 दिन तक जो पदार्थ निकलता है माँ के स्तन से, ठीक है, वो क्या कहलाता है, खीस या कोलेस्ट्रम। भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक हैं। ठीक है, तो भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक कौन से हैं, तो वो है ए, परजीवी। ठीक है, देखिए जब फफूंदी लग जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाती हैं, ये सब क्या है, ये सब कवक हो जाते हैं, ये सब क्या करते हैं, हमारे जो है भोजन को विषाक्त बना देते हैं। ठीक है, और जो है ये सब कैसे होता है, जब बासी भोजन हो जाएगा या आवश्यकता से अधिक दिन या गंदी जगह पर रह जाएगा, जहाँ पे नमी है वहाँ पे होगा तो ऐसा हो जाता है। भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक परजीवी हैं। बचा हुआ भोजन अधिक समय तक रखा जाने के कारण अनेक प्रकार के जीवाणु, कवक, हानिकारक खमीर आदि भोजन को शीघ्रता से विषाक्त कर देते हैं। ये कारक भोजन को अपघटित कर देते हैं, मतलब कि बर्बाद कर देते हैं, जिससे भोजन के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो मानव शरीर पर विषैला प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को लोग निर्माण कर देते हैं। क्या करता है, ये हमारे लिए वो विषैला प्रभाव असर करता है, जिसको फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग। ऐसे पदार्थ को विष या टॉक्सिक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है, 20 मिनट 22 मिनट 25 मिनट की, लेकिन इससे आपका क्या होता है, इससे जो हम एक्सप्लेन करते हैं आपका ज्ञान की गहराई बढ़ जाती है। ज्ञान गहराई बढ़ने से क्या होता है, समझ बढ़ जाती है। समझ बढ़ने से ज्ञान में स्थायित्व आता है। ठीक है, और ज्ञान में स्थायित्व आता है तो रटने की आवश्यकता नहीं होती है, आपका समझ विकसित होता है और एग्जाम में से डर नहीं लगता है, एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, खाली रटने पर ध्यान देंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। खाली कैलोरी से तात्पर्य है। ठीक है,
खाली कैलोरी से क्या तात्पर्य है, तो 81 का होगा बी, सिर्फ कैलोरी। खाली कैलोरी से तात्पर्य है सिर्फ कैलोरी। शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और ये ऊर्जा कहाँ मिलती है, हमें भोजन से मिलती है, ठीक है। एक केले से कितना मिलता है, 105 कैलोरी मिलता है, ठीक है। एक केले से कितना मिलता है, 105 कैलोरी, ठीक है। और 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। और गांव में 2400 और शहर में 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है एक युवा के लिए, ठीक है। चलिए, मध्यम गतिविधियों, क्वेश्चन नंबर 82, मध्यम गतिविधियों के लिए प्रति मिनट कैलोरी की उपभोग है, ठीक है। मध्यम गतिविधियों के लिए प्रति मिनट जो है कैलोरी का उपभोग कितना है, तो 82 का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी। 2 से 3.5 कैलोरी तक, कितना, 2 से 3.5 कैलोरी तक की जो है मध्यम गतिविधियों के लिए आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, बता चुका हूँ, बी, संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है ना। जो एक इंसान को चाहिए, जो एक उसके काम के हिसाब से भोजन चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, दाल मतलब कि जो भी है, मिनरल्स की मात्रा, प्रोफेज की मात्रा, सब संतुलित है, तो वो क्या कहा जाएगा, संतुलित आहार कहा जाएगा। वो उसके क्या है, जो वह उसको कुपोषित नहीं होने देगा और मोटापा भी नहीं आने देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। सारे क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि के क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है। इसको आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में, ठीक है। तो पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में, किस रूप में किया जाता है, तो 84 का हो जाएगा डी, अनुकूलतम और अल्पतम, ठीक है, अनुकूलतम और अल्पतम। मुख्य रूप से पोषण की स्थितियां 3 प्रकार की होती है, कितनी होती है, 3 प्रकार की होती है, उत्तम पोषण, अनुकूलन पोषण और अपर्याप्त पोषण, ठीक है। देखिए, अपनी विशेष आवश्यकताओं के पोषक तत्व उचित अनुपात में व्यक्ति को प्राप्त होता है तो पोषण की ऐसी स्थिति क्या कहती है, उत्तम पोषण कहलाती है। देखिए, अच्छा मान लीजिए कोई पहलवान है, ठीक है, कोई पहलवान है, अगर उसको बहुत ज़्यादा अपने शारीरिक मेहनत करता है तो उसको क्या चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी चाहिए, हाई कैलोरी वाले फूड चाहिए, ठीक है, हाई कैलोरी प्रोटीन वाली फूड चाहिए, हाई प्रोटीन रिच फूड चाहिए, ठीक है ना, मिनरल्स चाहिए ताकि जो आसानी से पचा सके, पानी की ज़्यादा मात्रा भी चाहिए ताकि भोजन का रफेज भी चाहिए ताकि जितना भोजन कर रहा है उसको आसानी से वो पचा सके, ठीक है। तो कहने का मतलब अनुकूलतम भोजन किसको कहते हैं, कि वो अपने व्यक्ति के हिसाब से वो भोजन जो निर्धारित होता है उसको क्या कहते हैं, कि वह अनुकूलतम हो गया है, ठीक है, अनुकूल अपने भोजन ले रहा है अपने काम के हिसाब से। 85 पे आते हैं, वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं। तो वसा के जो पाचन क्रिया करता है उसको क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लाइपोलिटिक एंजाइम, क्या कहते हैं, लाइपोलिटिक एंजाइम, ठीक है। वसा का पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को लाइपोलिटिक एंजाइम कहते हैं। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल के संयोग से बनते हैं, ठीक है। वसा के अणु किससे बनते हैं, ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल के संयोग से बनते हैं। वसा अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त तथा असंतृप्त वसा अम्ल। कितने होते हैं, संतृप्त तथा असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। वसा को जो है लिप्टोलाइटिक एंजाइम तोड़ता है, किसमें, वसीय अम्ल में या ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, ठीक ना। वसा को ये जो लिप्टोलाइटिक एंजाइम है किसमें तोड़ देता है, ग्लिसरॉल में, ठीक ना, ग्लिसरॉल में, ठीक है। ये वसा है, इसको लाइपोलाइटिक अम्ल जो है एंजाइम जो है ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 86 का, विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है, वह विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है क्या करता है, कौन है, विटामिन सी, ठीक है ना। लोहे को अवशोषण छोटी आंत के पक्वाशय या जेजुनम वाले भाग में होता है। लोहे का अवशोषण कहाँ होता है, पक्वाशय या जेजुनम वाले भाग में होता है। भोज्य पदार्थ में उपस्थित लोहा पाचन के बाद वाले भाग में फेरस के रूप में बदल जाता है। लोहे का अवशोषण आंत में फेरस रूप में ही होता है। लोहे का अवशोषण अम्लीय माध्यम एवं विटामिन सी की उपस्थिति में सुगमता एवं शीघ्रता से हो जाता है, ठीक है।
कहने का मतलब है कि विटामिन जो है, जो लोहे का अवशोषण होता है किसकी सहायता से होता है, विटामिन सी की सहायता से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 क्वेश्चन पे आते हैं। सामाजिक नियंत्रण एजेंसियों में कौन कौन शामिल है। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण एजेंसियों में कौन कौन शामिल है, तो 87 का हो जाएगा डी, सभी शामिल है। देखिए, समाज को जो नियंत्रण करते हैं वो कौन सा करता है, परिवार भी करता है। परिवार तो एक समाज का मूल इकाई है। शिक्षण संस्थान भी करता है, अब शिक्षा देके राज्य भी करता है। ठीक है, ठीक है ना, राज्य भी करता है, शिक्षण संस्थान भी करता है, परिवार भी करता है। चलिए ठीक है, किस तरह से परिवार पारिवारिक शिक्षा देता है। ठीक है, कैसे रहना चाहिए, कैसे हर चीज़ सिखाता है। शिक्षा जो है जागरूक बनाता है, शिक्षित करता है। राज्य क्या करता है, कानून, कारावास, दंड जो है इस सब से राज्य को सामाजिक नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये सब जो है क्वेश्चन हो चुके हैं। एक तरह समझिए कि दो चार मतलब कि 2-4-5 क्वेश्चन जो पीछे आए हैं समझिए कि बार बार आ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, वह समाजशास्त्री जिसने चुनौतियों प्रति उत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, वह समाजशास्त्री जिसने चुनौतियों प्रति उत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो कौन थे, तो 88 का है सी, अर्नाल्ड टायनूब। ठीक है, चुनौतियों प्रति उत्तर का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किए हैं अर्नाल्ड टायनबी साहब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सामाजिक डार्विनवाद का प्रतिपादक है। ठीक है, तो सामाजिक डार्विनवाद के प्रतिपादक कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर जो है सामाजिक डार्विनवाद के प्रतिपादक हैं। ठीक है, स्पेंसर के अनुसार मानव समाज विकास के अनेक अवस्थाओं से गुजरते हुए छोटे छोटे मानव समूहों तथा सरल सामाजिक संरचनाओं तक पहुंच जाता है। ठीक है, और छोटे छोटे समूह, छोटे छोटे मानव समाज जो है अवस्थाओं से गुजरते हुए छोटे छोटे मानव समूहों तक या सरल सामाजिक संरचनाओं तक पहुंच जाता है। इसे सामाजिक डार्विनवाद भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। कृपया करके सभी बहनें जो है सब्सक्राइब करती रहें चैनल को। ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे, घरेलू हिंसा में कौन शामिल है। ठीक है, तो घरेलू हिंसा में कौन शामिल है, डी शामिल है। ठीक है, शारीरिक दुरुपयोग करना, लैंगिक दुरुपयोग करना। ठीक है, और मौखिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग करना। ठीक है, शारीरिक मतलब कि मारपीट, लैंगिक मतलब कि लैंगिक रूप से छेड़छाड़, और मौखिक मतलब कि उल्टा सीधा बोलना, भावनात्मक मतलब कि कुछ ऐसा बोलना जिससे उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन के लेखक कौन है, तो ये है 91 के डी, GS धुर्रे साहब। कौन है, GS धुर्रे साहब। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना में का मुख्य ध्येय वाक्य था। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय था, वाक्य था, तो 92 का हो जाएगा सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी बताइए, 1974 से 79 तक, 1974 से 79 तक थी। यह मुख्य ध्येय वाक्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल था। यह 5वीं पंचवर्षीय योजना अपने कार्यकाल में 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी। ध्यान रखिएगा, ये 4 ही वर्ष की थी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, चलिए। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्न में से कौन है। ठीक है, माल्थस जी के अनुसार जो है वो है जन्म नियंत्रण। अगर जन्म पे नियंत्रण पा लिया जाए, ठीक है ना, तो जो है सबसे बेहतरीन तरीका है जनसंख्या पर नियंत्रण करने का, वो है माल्थस साहब के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 पे आते हैं। माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है। माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो अभी बताया था कि जनसंख्या नियंत्रण संबंधित, तो जनसंख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे जो अभी चल रहे हैं। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 95 का, परामर्श प्रक्रिया एक प्रकार का है, क्या है बताइए, तो परामर्श प्रक्रिया एक प्रकार का है आत्मनिरीक्षण का विकास। ठीक है, परामर्श प्रक्रिया क्या है, आत्मनिरीक्षण का विकास। परामर्श प्रक्रिया साक्षात्कार नहीं है, बल्कि प्रार्थी से बातचीत करके उसमें आत्मनिरीक्षण का विकास करना है। ठीक है, मतलब कि वो अपने आप को निरीक्षण करे। परामर्श व्यक्त प्रक्रिया समस्या को सुलझाने
कि कोई विधि नहीं है, ठीक है, बल्कि व्यक्ति को अपनी समस्या का समाधान ढूँढने में सहायता करती है, ठीक है। देखिए हर आदमी की अलग-अलग समस्याएँ हैं। जब वो परामर्श लेने जाता है, तो उसके हिसाब से उसको समस्या का हल ढूँढने में जो है सहायता की जाती है, ठीक है। चलिए 96 पे आते हैं। परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो परामर्श की आवश्यकता कब पड़ती है? तो परामर्श की आवश्यकता पड़ती है डी, जब हीन भावना हो जाए अंदर, ठीक है। आदमी मतलब कि डिप्रेशन में आ जाए, या पीने की आदत, दारू पीने की आदत, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की आदत, ठीक है। नशीली दवाओं की आदत, नशीली दवा क्या होती हैं? डायरेक्ट लोग इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, अपने शरीर में जैसे नशा होता है, ठीक है, ऐसी आदत लग गई है। तो क्या किया जाता है? उसे परामर्श देके, योग करा के, ठीक है, दवा देके जो है उसे इन सब चीज़ों से मुक्ति दी जाती है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऐसे प्रश्न तो आने ही हैं। 97 का हो जाएगा डी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा, जो कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 98, यूनिसेफ का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो यूनिसेफ का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है? 98 का हो जाएगा डी। किसके द्वारा? डी। इसमें हो जाएगा बी और सी, मतलब निजी दाता भी दान करते हैं, और विभिन्न सरकारों द्वारा ये जो है उसमें जो है सहयोग करके जो है वित्त पोषण, मतलब कि आर्थिक रूप से सहयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, ठीक है। मानव विकास किसके द्वारा जारी किया जाता है? वो है यूएनडीपी के द्वारा, ठीक ना। यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास सूचकांक जो है जारी किया जाता है, जिसको HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमन डेवलप इंडेक्स भी कहते हैं। और यह जो है जारी किया जाता है। सभी बानों से निवेदन, कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। एक मिनट, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है इस सेशन का। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है सी, यानी कि जिनेवा में स्थित है, ठीक है। ये जो है जिनेवा भी कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। देखिए दो चीज़ का हो गया जिनेवा में, अभी बता चुके हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का, ठीक है। चलिए इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, ठीक है, और हम एकदम अच्छे से करेंगे और बढ़िया नंबर लाएंगे, सेलेक्ट होंगे, ठीक है, बिल्कुल। चलिए सेशन समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।